Hello students, welcome back to Econ by Surbi, where economic make easy and exam oriented. So in this video we will start our new chapter, that is money and banking. तो बेसिकली जो मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर है वो किसी किसी बुक में मनी का सेपरेट चैप्टर है एंड बैंकिंग का सेपरेट चैप्टर है। तो हम मनी से ही पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स करवाए थे उसका सिर्फ मैंने आपको एक ही मेथड करवाया था, और जो उसके बाकी के दो मेथड्स हैं वो आने वाली वीडियोस में मैं आपको कवर करवा दूंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी क्या होता है, ठीक है। जो मनी की इन्वेंशन है वो सबसे बड़ी इन्वेंशन मानी गई है ह्यूमन हिस्ट्री में, ठीक है। अब देखो, पहले तो ये समझो कि मनी इन्वेंट नहीं हुई है, मनी एवोल्यूट हुई है। अब एवोल्यूशन और इन्वेंशन में क्या फर्क है कि जो मनी एवोल्यूशन का मतलब है कि जो मनी के रूप है या मनी के फॉर्म्स है वो टाइम टू टाइम चेंज होते गए हैं, ठीक है। सबसे पहले बार्टर सिस्टम चलता था, उसके बाद हमारी कॉइन एज आ गई कि जिसमें सोने या चांदी के सिक्के चलते थे। तो इस तरह से मनी के रूप अलग अलग हुए हैं ड्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। आपको एग्जाम में भी ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर सिस्टम एंड इट्स लिमिटेशंस, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम था जिसमें लोग गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। ए पर्सन है फार्मर, बी पर्सन है कोपलर। तो वो क्या करेगा, ए ने उसको वीट दे दिया एंड उसके बदले में उसने क्या ले लिए, शूज ले लिए, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं होते थे। तो पैसे ना होने की वजह से वो क्या करते थे, जो भी उनके पास चीजें होती थी या गुड्स होती थी वो उसको ही उसके बदले में एक्सचेंज करवा लेते थे, ठीक है। तो इसको सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं। सीसी इकोनॉमी का मतलब है कॉमोडिटी कॉमोडिटी इकोनॉमी। ये आपको फिलअप में भी पूछ लेते हैं। पर बार्टर सिस्टम में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिस प्रॉब्लम्स की वजह से बार्टर सिस्टम को बंद करना पड़ा। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बार्टर सिस्टम की बेसिकली लिमिटेशंस क्या थी या फिर प्रॉब्लम्स क्या थी जिस वजह से बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हो पाया। प्रॉब्लम्स थी, कुछ लिमिटेशंस थी, इसी वजह से बार्टर सिस्टम ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो सबसे पहले लिमिटेशन है हमारी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल कि दो पर्सन है ए एंड बी। ए के पास क्या है, वीट, जो एक फार्मर है। बी के पास है शूज, जो कि एक कोबलर है, ठीक है। अब देखो, इन दोनों ने क्या करनी है, चीजें एक्सचेंज करनी है। बट इस बंदे के पास वीट है, इसको शूज चाहिए, ठीक है। इसको शूज की जरूरत है। अब ये क्या करेगा, शूज लेने के लिए वीट को ही एक्सचेंज करवाएगा ना। पर जो बी पर्सन है उसको वीट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का क्या मतलब है कि जो चीज ए पर्सन के पास है उसको उसकी जरूरत बी को भी हो, और जो बी के पास है उसकी जरूरत ए को भी हो। तो अगर दोनों को उस चीज की जरूरत है तभी तो वो एक्सचेंज करेंगे ना। अगर उसको जरूरत ही नहीं है तो वो एक्सचेंज क्यों ही करेगा। तो इसमें क्या था कि अगले को वो बंदा फाइंड करना पड़ेगा कि हाँ, जो चीज मेरे पास है वो अगले को भी चाहिए एंड जो चीज बी पर्सन के पास है वो ए को भी चाहिए। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी जिसे हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। सेकंड हमारी थी स्टोरिंग ऑफ वेल्थ, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग ऑफ वेल्थ। अब स्टोरिंग ऑफ वेल्थ का क्या मतलब है? पैसे को स्टोर करना। आज के टाइम में पैसे को स्टोर करना क्या मुश्किल है? ऐसे तो नहीं है कि जो आपने नोट्स की फॉर्म में पैसे को स्टोर कर रखा है, कैश की फॉर्म में स्टोर कर रखा है, क्या वो खराब हो जाएंगे? या फिर आपने जो ऑनलाइन फॉर्म में आप सेव कर लो, या फिर आप क्या कर लो, चेक्स की फॉर्म में सेव कर लो, गोल्ड की फॉर्म में इन्वेस्ट कर लो। पर पहले क्या होता था कि पैसा बेसिकली था क्या, कैटल्स थे, फार्म थे, मतलब पशु थे, आपके खेत थे, आपके पास जो अनाज पड़ा है वो थे। पर ये सब क्या है, पेरिशेबल गुड्स है। पेरिशेबल गुड्स का क्या मतलब है कि जो एक लंबे टाइम तक नहीं चलेगी, एक सर्टेन टाइम पीरियड तक खराब हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल की वीट है, मैं वीट के साथ सारा एक्सचेंज कर रही हूँ, पर क्या वीट बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चल जाएगा? वीट तो कुछ टाइम तक खराब हो जाएगा। या फिर मेरे पास जो मेरे कैटल्स हैं उसके साथ मैं एक्सचेंज कर रही हूँ। तो जो कैश के लिए आप ये जो सब चीजें यूज करते थे पहले के टाइम में, कि आपके पशु हो गए, आपके खेत हो गए, आपका अनाज हो गया, फ्रूट्स हैं, सब्जी हैं, तो ये एक सर्टेन टाइम पीरियड तक खराब हो जाती थी। तो इसको स्टोर करके रखना मुश्किल होता था, इसलिए बार्टर सिस्टम में स्टोरिंग की भी दिक्कत आती थी। वैल्यू का क्या मतलब है? वो कहता कि पहले टाइम में ना हमें किसी चीज की एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं लगता था। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ये मार्कर है, मेरे लिए भी 20 रुपीज का है, और अगर आपने खरीदा है तो आपके लिए भी 20 रुपीज का है, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू का पता लग गया कि हाँ, ये इसकी वैल्यू क्या है, ₹20, ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में।
पर वो कहता है कि पहले के टाइम में हमें नहीं पता चलता था कि जो मैं चीज बेच रही हूँ मेरी चीज महंगी है, या फिर जो मैं आपसे चीज ले रही हूँ कि आपकी चीज महंगी है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे दो पर्सन है ए और बी, वो आपस में चेंज एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उनको एग्जैक्ट यही नहीं पता होता था कि उनकी चीज की जो एग्जैक्ट वैल्यू है क्या। ठीक है। फोर्थ है हमारा ट्रेडिंग कोस्ट। अब ट्रेडिंग कोस्ट में भी दो तरह के कोस्ट है, हमारी सर्च कोस्ट एंड डिस यूटिलिटी ऑफ वेटिंग। आज के टाइम में हमें जो भी चीज चाहिए, हम पैसे लेके शॉप पे गए, हमने जो भी चीज खरीदनी तो वो हमने खरीद ली। ठीक है। पर वो कहते हैं पहले के टाइम में क्या होता था कि आपको उस बंदे को सर्च करने के लिए भी टाइम लगता था। ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी फार्मर और कोबलर वाली। जो फार्मर के पास वीट है, कोबलर के पास शूज है। अब जो वीट के बदले में शूज एक्सचेंज कर रहे हैं, पर वो शूज वाला बंदा मतलब कोबलर को वीट चाहिए ही नहीं, तो फार्मर को वो बंदा फाइंड करना पड़ेगा कि जिसके पास शूज भी हो और उसको वीट की जरूरत भी हो। तो उस बंदे को मतलब उस पर्सन को फाइंड करने में भी काफी टाइम लगता था। एंड डिस यूटिलिटी ऑफ वेटिंग। अब डिस यूटिलिटी ऑफ वेटिंग का मतलब है इसका मतलब उसे नहीं पता कि उसको कितना टाइम वेट करना पड़ेगा, 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने, कि एग्जैक्ट हमें टाइम नहीं पता कि हाँ इतने टाइम बाद वो बंदा मिल जाएगा। ठीक है। फिफ्थ है हमारी डेफर्ड पेमेंट या फिर फ्यूचर पेमेंट, लैक ऑफ फ्यूचर पेमेंट। मतलब जैसे आज के टाइम में हम उधार कर सकते हैं, कैसे करते हैं, सिक्योरिटी रख दो, आपको जो भी चाहिए आपको लोन मिल जाएगा या फिर उधार मिल जाएगी। वो कहता है कि पहले के टाइम में उधार पॉसिबल ही नहीं था। क्यों? क्योंकि हम गुड्स के बदले में तो गुड्स एक्सचेंज करते थे, तो उस चीजों की कोई भी क्या कहते हैं श्योरिटी नहीं थी कि हाँ आप ये चीज एक्सचेंज कर रहे हो तो आपको इतने में उधार मिल जाएगा। मतलब आप फ्यूचर पेमेंट्स नहीं कर सकते थे, फ्यूचर पेमेंट्स पॉसिबल ही नहीं थी। बट मनी होता क्या है? मनी कोई भी ऐसी थिंग है जिसका मेन काम क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? जो चीज मेरे पास है, मैंने पैसे दिए, मैंने वो चीज परचेज कर ली। जैसे इंडिया में हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी। तो मैंने क्या करा, जो भी चीज मैं चाहे इंडिया के किसी भी कोने में हूँ, पैसा देके कोई भी चीज खरीद सकती हूँ। ठीक है। वो होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले तो मनी का मेन फंक्शन था, वो मानते थे कि मनी कोई भी ऐसी चीज है जिसका मेन काम है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो मनी कहते वो चीज होनी चाहिए जिसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन तो हो ही, साथ साथ क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू भी होना चाहिए और मेजर ऑफ वैल्यू भी होना चाहिए। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है जिसको हम इजीली कन्वीनियंटली स्टोर भी कर सकते हैं, और मेजर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है कि मनी की हेल्प से हम उस चीज की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि फियाट मनी क्या होता है। इसका मतलब है कि जो मनी आपकी अथॉरिटी ने पब्लिश करी है या फिर प्रिंट करी है। जैसे कि इंडिया में क्या चलता है, बेसिकली हमारी इंडियन करेंसी चलती है, जैसे इंडियन रुपी और नोट्स। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताना कि इंडिया में करेंसी कौन पब्लिश करता है, कौन सा बैंक पब्लिश करता है। ठीक है। फियाट मनी बेसिकली क्या है कि वो मनी जो वहां की अथॉरिटी ने पब्लिश करी है या फिर प्रिंट करी है। ठीक है। उसके बाद दो तरह की वैल्यूज होती है, एक मनी वैल्यू होती है और एक कॉमोडिटी वैल्यू होती है। मनी वैल्यू का मतलब है इन टर्म्स ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल कि इस नोट पे 500 लिखा हुआ है, 500 का नोट है, उस पर 500 लिख रखा है, तो उसका मतलब क्या है कि उस नोट के साथ हम 500 रुपए की चीजें परचेज कर सकते हैं। मतलब 500 की चीज, गुड्स एंड सर्विसेज को आप परचेज कर सकते हो। मनी वैल्यू मीन्स कि उसकी मॉनेटरी टर्म्स में कितनी वैल्यू है। ठीक है। एंड कॉमोडिटी वैल्यू का क्या मतलब है कि जिस मेटल की वो बनी है उसकी खुद की क्या वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एक कॉइन है, ठीक है, इस पे ₹5 लिखा है, तो उसकी मनी वैल्यू कितनी होगी? ₹5। एंड फॉर एग्जाम्पल वो जो ₹5 है वो गोल्ड का बन रखा है, गोल्ड का बना हुआ है, तो उसकी कॉमोडिटी वैल्यू क्या हो जाएगी? जिस गोल्ड मतलब जो गोल्ड की खुद की वैल्यू है वो उसकी क्या हो जाएगी? कॉमोडिटी वैल्यू। मतलब जिस जिस चीज का वो बना है, चांदी का है, सोने का है, वो होती है उसकी कॉमोडिटी वैल्यू। एंड मनी वैल्यू होती है कि उसके ऊपर इंस्क्राइब्ड क्या है, मतलब उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है। ठीक है। फियाट मनी क्या था कि जो जहां मतलब जो गवर्नमेंट उसको मतलब अथॉरिटी पब्लिश करती है या फिर प्रिंट करती है। मनी वैल्यू क्या था? उसके ऊपर इंस्क्राइब कितना है। और कॉमोडिटी वैल्यू क्या है कि जिस चीज की वो बनी है उसकी खुद की वैल्यू क्या है। ठीक है। मनी रिप्रेजेंटेटिव, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। मैंने आपको कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू का तो आपको क्लियर हो गया। अब फुल बॉडीड मनी का क्या मतलब है कि वो कहता है कि जिसमें कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों सेम हो। फॉर एग्जाम्पल कि एक कॉइन ले लिया मैंने ₹5 का, उसकी बाजार में मतलब मनी वैल्यू भी 5 ही है। अगर मैं उसको बेच के मतलब
उससे कोई चीज लूंगी तब भी मेरे को 5 रुपए की मिल रही है, और उसके ऊपर जो मेटल यूज हुई है वो भी 5 रुपए की है, ठीक है। मीन्स मनी वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू दोनों सेम है। देन है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। अब इसमें मेनली आते हैं नोट्स, ठीक है। पेपर मनी आती है जिसमें कॉमोडिटी वैल्यू नहीं होती, सिर्फ उसकी मनी वैल्यू होती है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल 500 का नोट है, उसके अगर ऊपर 500 लिखा है तो उसकी वैल्यू खुद की 500 है, पर उस जो मतलब यूज हुआ है, जैसे पेपर यूज हुआ है, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। सिर्फ उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, उसकी कॉमोडिटी वैल्यू नहीं है। एंड लास्ट है हमारा क्रेडिट मनी। अब क्रेडिट मनी में क्या है कि जिसकी मनी वैल्यू ज्यादा है बट उसकी कॉमोडिटी वैल्यू कम है, ठीक है। अब क्रेडिट मनी में क्या है, मनी वैल्यू ज्यादा है, मीन्स जब आप उसकी बाजार में, जैसे फॉर एग्जांपल 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है, जब मैं वैसे उसको चीज लूंगी, उसकी कोई एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज करूंगी तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। पर फॉर एग्जाम्पल कि उस 5 रुपए के सिक्के को मैं वेट के हिसाब से कबाड़िए के पास बेचूंगी तो उसका मुझको क्या ही मिलेगा, ठीक है, उसमें क्या ही मेटल यूज हुई है। तो 3 तरह की थी। पहली थी हमारी फुल बॉडीड मनी, जिसमें मनी वैल्यू कॉमोडिटी वैल्यू दोनों इक्वल है। सेकंड थी रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें पेपर नोट्स आ गए थे, जिसमें क्या है कोई भी उसकी खुद की वैल्यू नहीं है, कॉमोडिटी वैल्यू नहीं है। थर्ड थी हमारी क्रेडिट मनी, जिसमें मनी वैल्यू ज्यादा थी और हमारी जो थी कॉमोडिटी वैल्यू थी कम थी। आई होप आपको आज का जो टॉपिक हमने करा है वो सारा क्लियर हो गया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को मैं आपको आगे करवाऊंगी। अगर आप किसी भी तरह को कोई डाउट या क्वेरी है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।